हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने वैलेंस बॉन्ड थियरी की ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो पढ़ा था। इवन हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में भी पढ़ा था। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कैसी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। इवन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड, उसके बारे में भी मैंने आपको बोला था और आपको एक डिफरेंस लिखने के लिए भी दिया था। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो ओवरलैपिंग वाला फंडा था वैलेंस बॉन्ड थियरी का, वीबीटी का, ठीक है, वो कंसेप्ट तो अच्छा था लेकिन वो एप्लीकेबल था ओनली फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डायटोमिक्स मॉलिक्यूल मतलब कि ये जो H2 है, फिर F2 है, Cl2 है, HBr है, HCl है, जिसके अंदर जो है वो दो एटम्स होते हैं, वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं हम उनको। ठीक है, तो उनके लिए ये ओवरलैपिंग जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है। बट अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करो, पॉलीएटॉमिक मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो से ज्यादा एटम्स होते हों, जैसे कि CH4 है, मीथेन, NH3 है, H2O है, O3 मतलब कि ओजोन है, तो ये सभी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। तो इनके अंदर ये ओवरलैपिंग वाला फंडा जो है वो क्या होता है, जब फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? तो मैंने आपको बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी बताए थे ओवरलैपिंग के, कि ये जो बॉन्ड एंगल है, तो बॉन्ड एंगल जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि ओवरलैपिंग का फंडा क्या है, सीधे ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर दो। अब सीधी सी बात है, अगर मान लो कि p ऑर्बिटल्स की बात करें तो px, py और pz है, तो px, py और pz जो है वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे डिपेंड करने वाली ऑर्बिटल्स है, डम्बेल शेप जो है वो p ऑर्बिटल्स की, और उनके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। तो जब ओवरलैपिंग हो रही है तो बॉन्ड के अंदर भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि हमने वेस्पर थियरी में देखा था, VSEPR थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी, तो उसमें देखा था कि मीथेन जो है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो उसका शेप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो मीथेन जो है वो AB4 टाइप का है, तो वो टेट्राहाइड्रल, उसमें ओवरलैपिंग हो रही है, टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हमें NH3 की बात करूं या H2O की बात करूं तो उसमें एंगल जो है वो चेंज हो जाता है। मीथेन की बात करूं तो 90 डिग्री एंगल नहीं होता, उसमें कितना एंगल होता है, 109.5 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री होना चाहिए लेकिन होता है ये 109.5 डिग्री, वो एक्सपेरिमेंटली है और ये थियोरेटिकली कंसेप्ट था जो फेल हो गया इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक केसेस को जो है वो ज्यादा जस्टिफाई नहीं करता ओवरलैपिंग वाला फंडा, इसीलिए जो है वो एक नया कंसेप्ट जियोमेट्री, जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की जो जियोमेट्री है उसको समझाने के लिए, उसको क्लेरिफाई करने के लिए एक थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट आ गया, थियोरेटिकली नॉट एक्सपेरिमेंटली। हाँ, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इतना एंगल है, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ थियरी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरलैपिंग वाला फंडा जो है वो पॉलीएटॉमिक के पे डिपेंड नहीं कर, मतलब कि उस पर अप्लाई नहीं हो सकता, सिर्फ डायटोमिक के लिए अप्लाई हो सकता है। तो पॉलीएटॉमिक के लिए क्या, तो उनके लिए एक नया कंसेप्ट आया था जिसे हम आज पढ़ेंगे, वो है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो मैं आज आपको पूरे वीडियो में समझाऊंगा, उसके पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा। देन वी प्रोसीड टू द थियरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कितने टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन का नाम दे सकते हो। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वैसे तो, लेकिन कैसे आप मतलब कि उसके एग्जाम्पल भी आएंगे, तो उसको आप कैसे याद रखोगे वो सब मैं समझाऊंगा। उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, उसकी कंडीशंस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो है कि ओवरलैपिंग कंसेप्ट ऑफ वीबीटी मैंने यहां पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्यों आया, तो ये फेल हो गया इसीलिए ये आया ना। अगर ये एप्लीकेबल होता, इसकी जरूरत थी क्या थी, नहीं जरूरत थी। ठीक है, तो ओवरलैपिंग कंसेप्ट ऑफ वीबीटी इज ओनली
एप्लीकेबल, किनके लिए एप्लीकेबल था? फॉर डाई एटॉमिक मोलेक्यूल्स, लाइक कौन कौन से? H2, Cl2, F2, HCl, HBr, इन सब में आप देखोगे तो सिर्फ दो ही एटम्स हैं। देखो HCl में भी दो, Br में भी दो, ठीक है। बट इट डजंट एप्लीकेबल फॉर पॉलीएटॉमिक मोलेक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मतलब कि दो से ज्यादा, लाइक मीथेन CH4, NH3, H2O, O3 एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सभी के लिए ये जो हमारा ओवरलैपिंग वाला फंडा है वो नहीं एप्लीकेबल होगा। ड्रॉबैक्स मैंने अगले वीडियो में बताए हैं, ठीक है। बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है इसीलिए, ओके। सो फॉर studying of the geometry of polyatomic molecules, a new concept introduced by Pauling। पॉलिंग ने ये दिया था, यू है, हाँ ये पॉलिंग, विच इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। कईयों में Z दिया गया हो, मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कंसेप्ट आया था, ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है उनकी जियोमेट्री को समझाने के लिए। वेस्पर थियरी ने तो बोल दिया था कि भाई ये जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल होती है इसलिए, लेकिन 3D मॉडल में क्या? अगर आपको ऑर्बिटल के कंसेप्ट में समझाना हो तो कैसे समझाओगे? VSEPR थियरी कुछ शेप नहीं बोल रही थी कि क्या शेप है, ऐसा शेप के बारे में कुछ नहीं बोल रही थी। वो सिर्फ यही बोल रही थी कि बस ये बॉन्ड है और इनके पास लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से क्या हो रहा है कि ये रिपल्जन हो रहा है, इसलिए ये एंगल हो गया। लेकिन शेप का क्या, शेप को कैसे जस्टिफाई कर रही है VSEPR थियरी, उसके बारे में तो कुछ बोला नहीं है। फिर ये ओवरलैपिंग थियरी आई वैलेंस बॉन्ड थियरी की, लेकिन वो डायटोमिक मॉलिक्यूल पे ही अप्लाई हो रही है। पॉलीएटॉमिक के लिए क्या, तो उनको क्लैरिफिकेशन के लिए ये हमारी थियरी आ गई हाइब्रिडाइजेशन थियरी, ठीक है, ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन थियरी इंट्रोड्यूस कैसे हुई, तो थोड़ा सा मैं यहां पे मीथेन का एक एग्जांपल ले लेता हूं। मीथेन, ठीक है, इसको मीथेन बोलते हैं, CH4 को मीथेन बोलते हैं, ठीक है। एक कार्बन है तो मिथ, और सब जो हाइड्रोजन का 4 बॉन्ड होता है तो वो मीथेन हो जाएगा, आल्केन। और 10th में आपने पढ़ा होगा आल्केन, आल्कीन एंड आल्काइन, ठीक है। तो ये जो है वो मीथेन है। यू ऑल नो के अगर मैं कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखूं 6, तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s², 2s², 2p, क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अगर यहां पे मैं बना दूं तो पहली ये 1s2, तो यहां पे 2, फिर ये सॉरी यहां पे 2s2, और ये होगी हमारी 2p, ठीक है। ऐसे यहां पे लिख लो 2px, 2py, 2pz। अब इतना तो आना चाहिए, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ऐसे देखा जाए, अगर ऐसे ये ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है कार्बन की, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि आप जैसे घर पे रहते हो, नॉर्मली आप जैसे घर पे रहते हो, कपड़े पहनते हो, दैट इज अ ग्राउंड स्टेट ऑफ योर्स। आपकी एक ग्राउंड स्टेट है, जैसे आपकी जैसे ग्राउंड स्टेट है, जैसे आप ट्रैक पहन के या टी शर्ट पहन के घर पे बैठे हो, उसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। या फिर घर पे जनरली जो भी कपड़े पहन के रहते हो, ऐसा तो नहीं है कि जो शादी में आप जाओगे तो वही कपड़े पहन के जाओगे, कुछ अच्छा कपड़े पहन के जाओगे,
तो वो जो है वो पूरी स्टेट आपकी अलग है। ये घर पे आप जो रहते हो वो ग्राउंड स्टेट है। तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट ये है। और इसको देख के लगता है कि कार्बन की वैलेंसी जो है, वैलेंसी, ठीक है, मतलब कि बॉन्डिंग जो वो कर सकता है वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे तो सिर्फ 2 ही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, तब हमें पता चला कि जब कार्बन बॉन्ड बनाना चाहेगा, अभी बॉन्ड कैसे बनाएगा, दूसरा एटम आएगा उसके सामने, जैसे मैंने आपको बताया था कि एनर्जी लूज करते करते दो फोर्स होती है, रिपल फोर्स एंड अट्रैक्शन फोर्स। तो जब एनर्जी बहुत ही कम हो जाएगी और दोनों रिपल्जन एंड अट्रैक्शन फोर्स सेम हो जाएगी, तब जाके वो बॉन्ड बनेगा। तब जब, अब सीधी सी बात है, आप घर पे बैठे हो, ठीक है, आप खाना खाने बैठे हो आपके फादर के साथ, और कोई मेहमान जो है वो आ गया, तो आप उठ के चले जाओगे। आपके फादर के कोई फ्रेंड आएंगे तो आप उठ के चले जाओगे, उनको जगह दे दोगे, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे कि वो स्टेज बदल जाएगी। अगर मान लो कि यहाँ पे कार्बन जो है वो कहीं पे जाने वाला है, शादी में जाने वाला है, ऐसा समझ लो, ठीक है, तो वो कपड़े बदल के जाएगा, नहीं कि वो सिर्फ जो पहना हुआ है ट्रैक वही पहन के चला जाएगा, हाफ पैंट वो घर पे जो पहना हुआ है वही पहन के चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो जब बॉन्डिंग में टेक पार्ट करने की बारी आएगी तो ग्राउंड स्टेट से वो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और सीधी सी बात है, ये देखो 2s और 2p, मतलब कि ये जो है वो वैलेंस शेल है। क्या है ये, वैलेंस शेल है, और ये तो इनर शेल है। और आपको मालूम है कि इनर शेल वाले तो कोई बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते हैं। तो वैलेंस शेल की ऑर्बिटल जो है, अभी ये वैलेंस शेल कौन सा है, सेकंड है, तो सेकंड में 2 सब शेल होगी, एक s और एक p, ठीक है। तो ये s और p है, और सब शेल के अंदर, s सब शेल के अंदर 1 ऑर्बिटल होती है और p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होती है। वो हमको मालूम है, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ ये जो है दोनों एक ही सब शेल की ऑर्बिटल्स है, सब मतलब कि एक ही शेल की सब ऑर्बिटल्स हैं, तो इनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर एनर्जी गैप की मैं बात करूं, एनर्जी की भी बात करूं तो S से ज्यादा P की एनर्जी होती है, उसके ज्यादा D की, और उससे ज्यादा F की, ऐसा जो है वो जो ऑर्डर होता है। लेकिन यहां पे नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, तो यहां पे लिख लेता हूं, S से ज्यादा P, फिर D और F। लेकिन एक ही शेल की जो S और P होती है उनमें सिर्फ डिफरेंस जो है वो बहुत ही मिनिमम होता है, मतलब इन दोनों के बीच डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, एकदम मिनिमम डिफरेंस होगा, एनर्जी गैप, बहुत ही मिनिमम एनर्जी गैप होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कूद के कहां पे चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा, ठीक है, यहां पे चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहां पे चला जाएगा। बहुत ही कम एनर्जी चाहिए उसको, जो एक्साइटेड स्टेट में इसको मिल जाएगी, ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहां पे चला जाएगा। और इसी वजह से क्या होगा, यहां पे जो एक्साइटेड स्टेट बनेगी वो क्या होगा, अभी इसको लिखूं या नहीं लिखूं चलेगा, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है कोई, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2s1 और ये 2p3 हो जाएगा, 2px1, 2py1, 2pz1, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे और यहां पे, ठीक है। पहले जो एक p ऑर्बिटल थी वो खाली थी, लेकिन ये s वाला जो पैर थी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, यहां पे मैं बता देता हूं पैर, क्योंकि यहां पे एक्साइटेड स्टेट बताना है। तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहां पे आ गया, एक्साइटेड स्टेट हो गई ये। अब देखो कितनी वैलेंसी हो गई, अब हो गई हमारी 4 वैलेंसी। क्या हो गई, 4 वैलेंसीज, क्या हो गई, 4 वैलेंसी। और 4 जो है वो बॉन्ड बनाएंगे यहां पे, इसलिए जो 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो है वो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके 1s1, फिर ये दूसरा हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन 1s1, ठीक है, फिर यहां पे इसकी स्पिन हम ऐसा दिखाएंगे क्योंकि अपोजिट स्पिन होती है ना, इसलिए ये दूसरा 1s1, देन थर्ड वन इज
1s1। तो कुछ ऐसा फंडा होगा। अब यहां पे क्या होगा कि बॉन्डिंग टेक पार्ट होगी, ओवरलैपिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पे 2s की ओवरलैपिंग होगी इसके साथ। ओके, दिस 2s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, यहां पे कार्बन है और यहां पे हाइड्रोजन है, पहला हाइड्रोजन के साथ इसकी ओवरलैपिंग हुई, देन इस 2p की इस s के साथ, इस 2py की इसके साथ और इसकी इसके साथ। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, पहली अभी यू ऑल नो कि s का जो शेप है वो क्या है, सराउंडिंग है, मतलब कि स्फेरिकल है। तो अगर यहां पे मैं बनाना चाहता हूं तो बना भी नहीं सकता, सिर्फ यही बोल सकता हूं कि अगर मान लो कि ये जो है हाइड्रोजन, ये पहला बॉन्ड वो बनेगा इसकी 2s और इसकी 1s के साथ, इसकी 2s और इसकी 1s के साथ। दूसरा जो है वो बनेगा इसकी 2px और इसकी 1s के साथ। ठीक है, तीसरा जो है वो बनेगा इसकी 2py और इसकी 1s के साथ, और चौथा जो है वो बनेगा 2pz और 1s के साथ। ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो मेन डिफरेंस कहाँ आना चाहिए, थियोरेटिकली डिफरेंस कहाँ आना चाहिए, तो डिफरेंस थियोरेटिकली ये आना चाहिए कि इन सब के बीच, अब सीधी सी बात है, देखो ये 1s है और ये 1s का तो शेप ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग हो गई, तो इनकी जो लेंथ है, साइज है, वो कम होनी चाहिए। और ये जो p है, p कुछ ऐसा होता है, तो ऐसी ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, ऐसा होगा तो ऐसी ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, फिर ऐसा होगा तो ऐसी ओवरलैपिंग होगी। मतलब कि ये जो शेप है px और इनका जो शेप है px p का, वो डंबेल है और s का क्या है, सराउंडिंग। तो ये बॉन्ड जो है वो ये तीनों बॉन्ड से क्या होगा, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये s और s के बीच है, बाकी की तो ps 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 के बीच। हाँ, इन सभी की एनर्जी सेम होगी। ठीक है, सभी का शेप थोड़ा चेंज होगा, लेकिन इन सभी, ये तीन बॉन्ड सेम हो सकते हैं, लेकिन ये बॉन्ड जो है, ये 1s वाला, 1s और 2s के बीच का जो बॉन्ड है वो सेम नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि s और s का जो शेप है वो अलग है और साइज भी अलग होगी। s की साइज कम होती है p से। ठीक है, तो हम थियोरेटिकली क्या लिख सकते हैं, द 3 bonds maximum are same but not the one bond which formed by s orbitals। जो s और s के बीच बनेगा उसकी और ये तीनों की जो है उसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए। थियोरेटिकली ओवरलैपिंग का जो कंसेप्ट है वो यहां पे मैं लगा रहा हूं। ठीक है, वहां पे वो फेल हो जाएगा, एंगल में तो फेल ही हो जाएगा, क्योंकि इस सभी के बीच 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। हमने वेस्पर थियरी में देखा था CH4 का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री। तो यहां पे कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया, यहां पे मैं बोल रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं, एक्सपेरिमेंटली द ऑल बॉन्ड्स are same in shape, size and energy of methane is observed। लेकिन एक्सपेरिमेंटली पता चला कि ये जो सभी बॉन्ड है वो क्या है, सेम है, साइज में, एनर्जी में, सभी चीज में, डिस्टेंस में, सभी में सेम है। मतलब कि ये भी इतना ही लंबा होगा, शेप भी सेम ही होगा, ये सभी जो बॉन्ड है वो सेम है। एक्सपेरिमेंटली ये पता चला। इसका मतलब भी ओवरलैपिंग फंडा तो इसमें काम आने वाला है ही नहीं, पहले ही एंगल वाला में खत्म हो गया था। लेकिन ये दूसरा एक ड्रॉबैक आ गया कि ये जो ओवरलैपिंग बताता है कि शेप जो है, शेप तो ये तो एकदम मतलब कि राइट है, शेप तो अभी मान लिया s ऑर्बिटल का स्फेरिकल है, उसका डंबेल है, d का डबल डंबेल है, तो उसको थोड़ी बिगाड़ने जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट था वो क्या था, फेल था। क्या था, फेल था। ठीक है,
तो यही चीजें जो एक्सपेरिमेंटली हमको मिली कि सेम है, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये जो थियरी आई उसे बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन थियरी। ठीक है, तो उसने क्या बताया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हमको मिला कि ये सारे बॉन्ड जो है वो सेम है इन टर्म्स ऑफ साइज, शेप, ठीक है, डिस्टेंस, दिस ऑल बॉन्ड्स इन द मीथेन मॉलिक्यूल आर सेम। तो उसको समझाने के लिए, यही नहीं NH3 H2O सभी में फंडा होता है, तो उसको समझाने के लिए जो थियरी आई हमारी हाइब्रिडाइजेशन थियरी, वो क्या बोलती है, तो उसके बारे में हम अभी स्टार्ट करेंगे। ये आपको मैंने बताया कि क्यों आ रही है, वो क्यों आई हाइब्रिडाइजेशन थियरी आने का मतलब कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए ये मैंने एक एग्जांपल दिया था मीथेन का। ठीक है, ये चीज तो की लेकिन ये जो मीथेन है उसकी रिएक्शन भी करवाई थी। ठीक है, कैसे रिएक्शन करवाई थी, देखो मीथेन की रिएक्शन करवाई थी Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तब हमको मिला था CH3Cl HCl। फिर इसकी रिएक्शन कराई वापस से सेम Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वापस से हमको मिला CH2Cl2 और HCl निकल गया। ठीक है, फिर वापस से हमने इसकी रिएक्शन करवाई CH2Cl2 प्लस Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमको मिला CH3Cl। ठीक है, और HCl निकल गया। फिर वापस से, सॉरी यहां पे कुछ फंडा हो गया, CHCl3 होगा। फिर इसकी रिएक्शन वापस से करवाई CH3 से Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमको मिला CCl4 और HCl निकल गया। ठीक है, अब एक बात समझो, एक बात देखो, यहां पे सबको दिख रहा है यह बोर्ड, ये सारी रिएक्शन जो आप देख रहे हो यहां पे, ये सारी रिएक्शन सेम है, सिर्फ बदला क्या है, यहां पे बदला है हमने ये और ये, बाकी सब सेम है, ये भी सेम है, सब सेम निकल रहा है। इसका मतलब पहले 4 बॉन्ड थे, तो हमने एक बॉन्ड तोड़ दिया, कोई भी इनमें से एक बॉन्ड टूटा होगा, अगर मान लो कि ये टूटा तो क्या बन गया, इसकी जगह Cl आ गया, तो CH3Cl बन गया। वापस से इसकी रिएक्शन करवाई Cl2 से, तो चलो ये दूसरा टूटा, तो हमें मिल गया CH2Cl2, इसकी जगह Cl2 आ गया। वापस से हमने इसकी रिएक्शन करवाई, तो ये तीसरा टूटा, चलो तीसरा टूट गया, तो ये बन गया। चलो अब ये 3 बॉन्ड तो सेम थे, तो मान लिया कि हमने सेम HCl निकला, लेकिन ये चौथा जो था, ये चौथा, उसका HCl नहीं आना चाहिए, वो कुछ और आना चाहिए। लेकिन जब हमारे पास CH और Cl3 हमने रिएक्शन करवाई, तो हमें वही मिला जो आगे मिला था, मतलब कि CCl4 मिला। इसका मतलब भी ये भी सेम है, और ये रिएक्शन क्या बताती है, ये रिएक्शन प्रूव है, इट इज द प्रूफ ऑफ दैट ऑल 4 bonds of CH4 are same। ये प्रूव करती है, सेम यील्ड प्रूव करती है कि CH4 के जो ऑल बॉन्ड्स है, चारों बॉन्ड, वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्लैरिफिकेशन के लिए हमारी थियरिटिकली, ये एक हाइपोथेटिकल चीज है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि थियरिटिकली बात है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए थियरिटिकली चाहिए, और केमिस्ट्री के अंदर पहले एक्सपेरिमेंट होता है और उसको समझाने के लिए देन थियरी बनाई जाती है। ठीक है, ओके, तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो थियरी क्यों आई, बिकॉज ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ ओवरलैपिंग कंसेप्ट ऑफ VBT। ठीक है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और उसके बाद जो है वो कंडीशंस की बात करेंगे, कैसी कंडीशन होगी तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अप्लाई हो सकता है। ओके, तो ये नोट करो। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है, वो हम स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू Pauling, the orbitals are intermixed
orbitals are intermixed to form hybrid orbitals. Hybrid orbitals to form bond formation instead of प्योर ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या है कि पॉलिंग ने बोला है कि ये जो ऑर्बिटल्स है जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी वो बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले क्या करेगी, खुद मिक्स हो जाएगी और एक जितनी मिक्स होगी उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी, वो जाके अब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। प्योर ऑर्बिटल्स की जगह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो क्या करेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी, ये नहीं करेगी। ठीक है, ओके। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है? दोज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर equivalent in shape and energy। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी और शेप जो है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, मैं अगर आपको बता दूं शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसा होता है, इज लाइक ये छोटा लूप होता है और ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप है, ये बड़ा लूप और ये छोटा लूप। ठीक है, तो कुछ ऐसा शेप होता है, सभी जो है वो ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑर्बिटल्स विच हैव स्मॉल एनर्जी डिफरेंस यहां पे इंटरमिक्सिंग लिख लेना, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विच हैव स्मॉल एनर्जी डिफरेंस टू फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स with same energy and shape are called hybridization। ठीक है, तो ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन हो गई। ओके, कि कैसे बनती है वो अभी मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। अगर मान लो कि CH4 का वापस एग्जांपल लेंगे, क्योंकि पहला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था तो वो जस्टिफाई नहीं करता था, वो थियरी जस्टिफाई ही नहीं कर रही थी। एक्सपेरिमेंटली जो हमें मिल रहा है कि सभी बॉन्ड सेम है, उसको जस्टिफाई नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे मैं वापस से एग्जांपल लूंगा मीथेन का। अभी कार्बन का हम सीधे ही बनाएंगे 2s2 और ये 2p, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2px और ये 2py1, ये 2pz खाली अभी। ठीक है, और ये वैलेंस शेल है, यू ऑल नो ये क्या है, वैलेंस शेल। इसको वैलेंस शेल बोल दो या फिर क्या बोल दो, अल्टीमेट शेल बोल दो, अल्टीमेट शेल। और इनर शेल तो हमें लिखा नहीं है, इनर शेल को क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से क्या होगा, पहले तो एक्साइटेड स्टेट में आएगा। यहाँ पे अगर मैं अब ग्राउंड स्टेट की जगह G.S लिख दूं, मतलब कि ग्राउंड स्टेट है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 2s1, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, देन ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2px1, 2py1 और 2pz1। ठीक है, नाउ दिस वन इज अ एक्साइटेड स्टेट। ओके, ये कार्बन के एक्साइटेड स्टेट हो गए, लेकिन अब सीधे ओवरलैपिंग बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ।
पहले क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही करोगे तो फिर वो जो आगे हमने किया था वो ऐसा ही हो जाएगा ना। अभी पाउलिंग ने क्या बोला कि अब क्या होगा, सीधी सी बात है, ये दोनों एक ही शेल की 2 एक ही शेल है, 2s 2p एक ही शेल है, तो दो एक ही शेल की दो सभी ऑर्बिटल्स हैं, तो उनके बीच ये जो मैंने गैप बताया ना, वो एनर्जी डिफरेंस बताता है। ठीक है, क्या बताता है, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है। मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विच हैव स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, बहुत ही कम, एस और पी, यहां पे एस और पी के बीच बहुत ही कम एनर्जी गैप जो है वो होगा। इसकी ज्यादा होती है एनर्जी और इसकी कम, लेकिन इन दोनों के बीच जो है वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, बहुत ही कम होगा। ओके, तो ये एनर्जी गैप बहुत ही कम होगा, इसीलिए क्या होगा कि ये मिक्स हो सकती है। क्या हो सकती है, ये मिक्स हो सकती है। जैसे कि अगर मान लो कि आपने कड़ी के लड्डू, ठीक है, कड़ी और मोतीचूर के लड्डू, 10 कड़ी के लड्डू और मोतीचूर के लड्डू जो है वो आपके पास है, 10 लड्डू इसके 10 लड्डू इसके, आपने तोड़ दिए और मिक्स कर दिए। ठीक है, एक ही साइज के थे, मिक्स कर दिए, तो वो जो इसके 10 और इसके 10 मिक्स कर दिए, पाउडर बना दिए। अब दोनों के जो मिक्स कर दिया आपने, वापस से आप लड्डू बनाओगे तो जो पहले सेम साइज के थे वैसे ही लड्डू आप बनाओगे, तो टोटल कितने बनेंगे, 20 लड्डू बनेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे, 20, क्योंकि पहले हमने 20 ही लिए थे, अभी भी 20 बनेंगे सेम साइज के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा बनेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन अब जो मिक्स करके जो लड्डू बने, उनमें दोनों के जो है वो होंगे, मतलब कि दोनों के एडवांटेज होंगे, मोतीचूर के और कड़ी के दोनों के। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो 4 जो है वो वैलेंस शेल की ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या होगी, मिक्स होगी, ये क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगा इनके बीच। क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन का नाम कैसे रखोगे, तो आपको यह देखना है कि पहले कितनी ऑर्बिटल्स है, तो 4 है। ठीक है, एस की कितनी है, 1 है, तो हाइब्रिडाइजेशन एस 1 लिखोगे एस। पी की कितनी है, 3 है, देखो 1 2 3 पी की, तो पी यहां पे 3 लिख दो। ठीक है, क्या लिख लो, 3 लिख लो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, sp3। कैसे, 1 s और p की 3, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या होगा, ये इंटरमिक्स होगी और इंटरमिक्स हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेगी कुछ ऐसे। अब क्योंकि इन सभी इंटरमिक्स होके उनकी एनर्जी सेम हो जाएगी, तो ये ऑर्बिटल हो जाएगी sp3 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 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। इन सब के अंदर एक एक जो है वो क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन सबके अंदर था, सबके अंदर आ गया। अब ये सभी एनर्जी सेम हो गई, सबकी एनर्जी सेम, शेप सेम, तो फिर यहां पे क्या होगा, बॉन्ड हो गया इसके साथ हाइड्रोजन का 1s1, और ये भी बनेगा ये, हाँ चलो मैं यहाँ पे उल्टा बता देता हूँ, 1s1, फिर ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी 1s1 के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, और ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी 1s1 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो कुछ जाके यहाँ पे कुछ ऐसा हमको मिलेगा। ठीक है, मीथेन हमको मिलेगा, क्योंकि ये सभी की एनर्जी और ये जो है वो सेम है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइब्रिडाइज्ड sp3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये सभी पहले अलग अलग थी, एनर्जी में डिफरेंस था, लेकिन मिक्स हो गई, sp3 बन गई, sp3 हाइब्रिडाइज बन गई। अब जाके बॉन्ड बनाएंगे तो सबका शेप सब सेम होगा। और ये थियरी जो है वो उसको जो एक्सपेरिमेंटली हमको वैल्यू मिल रही है उसको जस्टिफाई करती है। ठीक है, क्या करती है, जस्टिफाई करती है। ठीक है, समझ में आया। तो ये कुछ हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो समझाता है यहाँ पे। ठीक है, कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं तो मैं यहां पे बता देता हूं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, तो पहला हमने sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, सिर्फ यहां पे नेम ही लिखूंगा मैं, sp sp2 sp3, फिर sp3d sp3d2 sp3d3 और dsp2। ठीक है, कुछ ऐसे इतने एग्जाम्पल हैं
जो इतने टाइप की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होती है। ठीक है, हमको तो सिर्फ कम ही देखनी है, इतनी ज़्यादा देखनी नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि इतने टाइप की जो है वो हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, इतने टाइप की। ओके, इनके अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी होंगे जिसके अंदर ये शो होती है हाइब्रिडाइजेशन। कैसे पता चलता है? इसमें sp में एक s ऑर्बिटल होगी, एक p होगी, इसमें एक s और इसमें दो p होगी, इसमें s और एक 3 p होगी, इसमें एक s होगी, 3 p होगी और एक d होगी। d की एक ही होगी ऑर्बिटल। d सब शेल में 5 ऑर्बिटल होती है, तो 5 इंक्लूडेड नहीं होगी, इसमें सिर्फ एक ही होगी। इसमें 2 d होगी इसलिए, इसमें 3 d होगी इसलिए, और इसमें एक d होगी n-1 की, और एक ये nn वाली है। ठीक है, मैं आगे समझाऊंगा ये कैसे होता है ये। ठीक है, समझ में आया? तो इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या होगा? द नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू the number of hybridized orbitals। मैंने आपको एग्जांपल दिया था लड्डू वाला, जितनी मिक्स होगी उतनी ही बनेगी सेम एनर्जी की हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी एंड शेप और एनर्जी जो है वो क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, ओके। देन थर्ड पॉइंट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म मोर स्ट्रॉन्गर bond formation than the pure orbitals। जो प्योर ऑर्बिटल्स हमने ओवरलैपिंग में देखी, उससे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? इतना नोट करो। एक लास्ट पॉइंट बाकी है, जो चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट यहां पे मैं लिख रहा हूं। फोर्थ पॉइंट, अभी मैंने आपको बोला था कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हुई, यहाँ पे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गई ऐसे कुछ। आगे मैंने बताया sp3 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 sp3। ठीक है, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन इसमें मतलब कि अकेला इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर। सो दे रिपल इच अदर। ये क्या करेंगे? रिपल करेंगे। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? रिपल करेगी। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स repel each other, so they arrange their self as they have minimum repulsion. That's why geometry of polyatomic molecules are changed। क्या होगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये जो है वो ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ऐसे एक दूसरे के साथ अरेंज होगी कि उनको मिनिमम रिपल्जन लगे, इसीलिए जियोमेट्री में चेंज होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्लैरिफिकेशन करती है ये फोर्थ वन। ठीक है, फिफ्थ वन भी हम लिख लेते हैं यहां पे। इफ एनी लोन पेयर एग्जिस्ट, द जियोमेट्री ऑफ मोलेक्यूल चेंज।
अगर कोई लोन पेयर होगी, वो तो हमने VSEPR थियरी में भी देखा था कि NH3 के पास एक लोन पेयर है तो चेंज हो गया, बॉन्ड एंगल जो था वो चेंज हो गया, ठीक है। तो इसमें भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। लोन पेयर ऐसे पड़ी रहेगी, जैसे NH3 में एक लोन पेयर है, फिर H2O में 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो एक लोन पेयर से जो एंगल चेंज होगा रिपल्सन से, वो तो VSEPR थियरी ने समझाया था। वैसे ही H2O के अंदर 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो 2 लोन पेयर से ज्यादा रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही चीज एक्सप्लेन कर रही है यहाँ पे। अगर लोन पेयर होगा तो जियोमेट्री चेंज हो जाएगी, अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो जियोमेट्री और शेप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया इतना? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइब्रिडाइजेशन की, वो नोट करो। अब कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो है विथ स्मॉल एनर्जी गैप orbitals can undergo with small energy gap of orbitals undergo hybridization, वही जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जा सकती है। नो मैटर they can be n-1, that is inner shell orbitals, and n shell, that is valence shell orbitals। इसका मतलब क्या है मैं अभी समझाता हूं आपको। अगर मान लो मैंने आपको बोला था कि एक ही शेल की होनी चाहिए, लेकिन यहां पे अगर मान लो n-1 की होगी, जैसे कि यहाँ पे 3D और 4s की बात कर रहा हूं, ये दोनों शेल अलग अलग है, ये वैलेंस शेल है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3s 3p, ये इनर शेल हो जाएगा। मतलब कि ये ये n शेल है, n शेल अगर मान लो तो ये क्या हो जाएगा n-1 शेल हो जाएगा। ये इनर शेल है, ये वैलेंस शेल है। इनर शेल मतलब कि अंदर का। तो यहां पे क्या होगा, ये कैसे मिक्स हो सकती है, ये जो मैंने आपको आगे बताया था DsP2 इसका केस मैं बता रहा हूं। यहाँ पे ये बहुत ही आगे का है, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूं कि कई कई बुक्सों में लिखा हुआ है कि ओनली वैलेंस शेल कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। वैलेंस शेल से इनर शेल भी हो सकती है, क्योंकि इनके बीच जो है वो एनर्जी के बहुत कम है। कैसे? N+L आउटबाउ प्रिंसिपल आपको मालूम होगा। S, P, D और F के लिए L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है, ठीक है। 3D की एनर्जी फाइंड करो तो 3 + D की वैल्यू क्या है 2 है, 5 है। 4s की एनर्जी क्या होगी, 4s की एनर्जी होगी 4 + S के लिए L की वैल्यू क्या है 0, 4। तो एनर्जी गैप दोनों का बहुत ही कम है, ठीक है। भले ही ये इनर शेल किया, लेकिन इन दोनों के बीच एनर्जी गैप कम है, तो ये दोनों अंडरगो जा सकती है हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए ये मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। ये इनर शेल की ऑर्बिटल है तो भी जा सकती है इसके साथ, समझ में आया? ओके। इनके बीच जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, DsP2 होता है। ये लास्ट में लिखवाया है मैंने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे लिखता हूं, ओनली the orbitals belong to central atom can undergo hybridization। दूसरे एटम की जो ऑर्बिटल्स है वो दूसरे एटम के साथ नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या हो सकता है कि एक ही सेंट्रल एटम की जो ऑर्बिटल्स होती है वो जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के अंडरगो जा सकती है, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? और इनके बीच मेन क्या होता है कि मेन जो डिफरेंस होना चाहिए वो कम होना चाहिए। ज्यादा डिफरेंस होगा वैसी ऑर्बिटल जो है वो इसके अंदर नहीं जा सकती, ओके। फिर थर्ड वन, हाइब्रिडाइजेशन डू नॉट रिक्वायर any excitation of
इलेक्ट्रॉन्स। इसको कोई एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, जैसे कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया ना कार्बन, वैसे उसको कोई जरूरत नहीं है। फोर्थ, इन आइसोलेटेड एटम, कोई अकेला एटम होगा, देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, कोई अकेला एटम होगा उसके अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? ओके। और एक जो लास्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही जरूरी है, फिफ्थ पॉइंट जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स एंड समटाइम फुल फील्ड ऑर्बिटल्स undergo हाइब्रिडाइजेशन। जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होती है वही हाइब्रिडाइजेशन में जा सकती है, खाली ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल्स कैन नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके। तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पॉइंट्स जो है वो इस वीडियो के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के समझाए। अब इसके बाद का जो वीडियो है वो हाइब्रिडाइजेशन पे होगा। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी और कॉल मी। ठीक है, मैं खुद नहीं कर सकता, बहुत सारे वीडियोस बनाने होते हैं, बहुत सारा काम होता है, तो सभी चीज़ें नहीं कर सकता। अभी आप लॉकडाउन में हो या फिर आप घर पे स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी जो है वो आपको करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर आके आपको बिठाएगा और करवाएगा, आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। बिकॉज जब आप कॉलेज में जाओगे तो कोई आपको नहीं बोलेगा चलो पढ़ो, सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ती है। ठीक है, मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी ही बेस्ट है, तो खुद से पढ़ो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप यू कैन गाइडेंस ले सकते हो। आप टीचर ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देगा आपको गाइडेंस, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो आज हमने हाइब्रिडाइजेशन की पूरी जो कंडीशंस थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इंट्रोडक्शन था, वाई क्यों आई थी, वो सारी चीज़ें देख ली। अब अगले वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके।